तो दोस्तों, यहाँ से हमारा प्रारंभ होता है काली हवेली के वारिस का अध्याय 2। बने रहिएगा आप लोग इस कहानी में। तो प्रारंभ करते हैं। सुबह होते ही वह देवगढ़ के लिए निकल जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि देवगढ़ पहुंचने से पहले ही उसका कोई इंतजार कर रहा है। रात धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन आर्यन की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसने अपने सामने मेज पर रखी 3 चीजों को देखा। पुरानी डायरी, दादाजी का पत्र और देवगढ़ का नक्शा। अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सचमुच यह सब मेरे परिवार से जुड़ा है? सुबह के 5 बज गए। बारिश थम चुकी थी। आसमान में हल्की धुंध फैली हुई थी। आर्यन ने एक छोटा सा बैग तैयार किया, डायरी उसमें रखी, दादाजी का पत्र जेब में रखा और घर का दरवाजा बंद कर लिया। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। अचानक ऊपर वाली खिड़की में उसे किसी सफेद साए की झलक दिखाई दी। वह पल भर के लिए रुका, लेकिन अगले ही क्षण खिड़की फिर खाली थी। आर्यन ने खुद से कहा, अब डरने का समय नहीं, अब सच जानने का समय है। करीब 2 घंटे बाद वह पुराने बस अड्डे पर पहुंचा। देवगढ़ जाने वाली बस वहां खड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी, पूरी बस लगभग खाली थी। सिर्फ 4 यात्री बैठे थे। ड्राइवर भी कुछ बेचैन सा दिखाई दे रहा था। आर्यन ने टिकट लिया। टिकट देने वाले बूढ़े क्लर्क ने उसकी तरफ गौर से देखा, फिर पूछा, देवगढ़ जी? बूढ़े ने एक पल चुप रहकर कहा, आज भी कोई वहां जाता है? आर्यन ने हैरानी से पूछा, मतलब? बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान अजीब थी। जाने वाले बहुत मिलते हैं, लौटकर आने वाले बहुत कम। इतना कहकर उसने टिकट उसके हाथों में रख दिया। बस चल पड़ी। शहर पीछे छूटता गया। कंक्रीट की इमारतें खेतों में बदल गईं और खेत धीरे धीरे घने जंगल में। करीब 1 घंटे बाद बस अचानक से झटके से रुक गई। ड्राइवर नीचे उतरा।
सभी यात्री खिड़की से बाहर देखने लगे। सामने सड़क पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ गिरा हुआ था। रास्ता पूरी तरह बंद था। ड्राइवर बोला, आधा घंटा लगेगा। आर्यन भी नीचे उतर आया। उसी समय उसे सड़क किनारे एक बहुत बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सफेद दाढ़ी, लकड़ी की छड़ी और आंखें इतनी गहरी कि जैसे सब कुछ जानती हो। बूढ़े ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम्हारे बैग में जो डायरी है उसे संभाल कर रखना। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तो किसी को डायरी दिखाई भी नहीं थी। आप कैसे जानते हैं? बूढ़ा हल्का सा हंसा। डायरी नहीं, वह तुम्हें चुनकर आई है। आर्यन कुछ बोल पाता उससे पहले बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा। घने बादल फिर इकट्ठा होने लगे। बूढ़ा धीरे से बोला, क्या तुम्हें पता है लोग उस काली हवेली का बारिश क्यों कहते हैं? आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं। बूढ़े ने गहरी सांस ली। हाँ, क्योंकि 200 साल पहले देवगढ़ में 7 दिन और 7 रात लगातार बारिश हुई थी। लेकिन वह पानी की बारिश नहीं थी। हर बारिश की बूंद किसी अधूरे वादे की गवाह थी। गांव वाले कहते हैं उस बारिश के बाद हवेली में रहने वाला कोई भी इंसान पहले जैसा नहीं रहा। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। बूढ़े ने कहा, और तब से हर 25 साल बाद जब बारिश लौटती है, हवेली अपना नया बारिश बुलाती है। आर्यन के मुंह से अनायास निकला, बारिश। बूढ़े ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। हाँ, और इस बार वह बारिश तुम हो। इतना सुनते ही आसमान में जोरदार बिजली चमकी और उसी क्षण आर्यन के बैग में रखी डायरी अपने आप खुल गई। उसके पन्ने तेज हवा में फड़फड़ाने लगे। एक पन्ने पर लाल अक्षर अपने आप उभरने लगे। देवगढ़ सिर्फ 10 किलोमीटर। अचानक जंगल के भीतर से
एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी, इतनी दर्द भरी कि बस के बाकी यात्री भी डर कर इधर उधर देखने लगे। आर्यन उस आवाज की दिशा में बढ़ने ही वाला था कि बूढ़े ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। उसकी आवाज अचानक बहुत कठोर हो गई। रुको, अगर पहली बार उसकी आवाज सुनकर तुम जंगल में चले गए तो देवगढ़ पहुंचने से पहले ही तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। आर्यन वहीं रुक गया, लेकिन उसने आखिरी बार जंगल की तरफ देखा। घने पेड़ों के बीच बारिश की धुंध में उसे ऐसा लगा जैसे कोई लड़की लाल छाता लिए उसे लगातार देख रही हो और फिर वह धुंध में गायब हो गई। ड्राइवर ने आवाज लगाई, रास्ता साफ हो गया, सब लोग बस में बैठिए। आर्यन जल्दी से बस में चढ़ गया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा उस बूढ़े को, तो वहां कोई नहीं था। न बूढ़ा, न उसकी छड़ी, न उसके पैरों के निशान, सिर्फ भीगी हुई सड़क और दूर देवगढ़ की ओर जाता हुआ एक टूटा हुआ मील का पत्थर, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था देवगढ़ 10 किलोमीटर, और उसके नीचे किसी ने लाल रंग से लिखा था, अब लौटने की कोशिश मत करना। बस धीरे धीरे देवगढ़ की ओर बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर घना जंगल था। बारिश की हल्की बूंदें शीशे पर गिर रही थी, लेकिन आर्यन का ध्यान बाहर नहीं था, अपने बैग में रखी उस पुरानी डायरी पर था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे डायरी के अंदर कोई हलचल हो रही हो। उसने धीरे से बैग खोला। डायरी बिल्कुल शांत थी। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने बैग बंद करना चाहा, डायरी अपने आप खुल गई। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। फड़फड़ 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 फड़। बस में बैठे बाकी लोगों ने कुछ नहीं देखा, जैसे यह सब केवल आर्यन ही देख पा रहा था।
आखिर एक पन्ने पर आकर डायरी रुक गई। उस पन्ने पर पहली बार एक नाम लिखा था, वीरेंद्र सिंह। आर्यन का दिल धड़क उठा। यही नाम तो उसके परदादा का था, लेकिन नीचे जो लिखा था उसने उसकी सांसें रोक दी। जिसने वादा तोड़ा उसी के वंशज को उसे पूरा करना होगा। आर्यन कुछ समझ पाता उससे पहले बस अचानक जोर से ब्रेक लगाकर रुक गई। सभी यात्री घबरा गए। ड्राइवर बाहर उतर गया। कुछ ही क्षण बाद उसकी कांपती हुई आवाज सुनाई दी, कोई नीचे मत उतरना। लेकिन बस की खिड़की से आर्यन ने जो देखा उससे उसका खून जम गया। सड़क के किनारे बिल्कुल बीचों बीच एक पुरानी काली पालकी खड़ी थी। पालकी पर किसी का नाम नहीं लिखा था, ना कोई घोड़ा, ना कोई आदमी। फिर वह धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। बस के अंदर बैठे एक बुजुर्ग यात्री ने डरते हुए फुसफुसाया, हे भगवान, फिर से वही पालकी? आर्यन ने पूछा, आप इसे जानते हैं? बुजुर्ग की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जब भी काली हवेली की बारिश होती है, यह पालकी रास्ते में दिखाई देती है। जो इसके पीछे चला गया वह कभी वापस नहीं आया। इतने में पालकी का पर्दा अपने आप थोड़ा सा खुला। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। आर्यन की सांस रुक गई। तभी उसके बैग में रखी डायरी फिर से कांपने लगी। इस बार उसके पन्ने पर लाल रंग से एक वाक्य उभर गया, उसकी तरफ मत देखो। लेकिन देर हो चुकी थी। आर्यन की नजर उन आंखों से मिल चुकी थी। अचानक उसके कानों में किसी लड़की की आवाज गूंजी, तुम आ गए। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। आर्यन ने घबराकर चारों तरफ देखा। बस के बाकी लोग बिल्कुल सामान्य बैठे थे, जैसे किसी ने कुछ सुना ही ना हो। उसी समय तेज हवा चली और
सड़क के किनारे लगा पुराना मील का पत्थर टूटकर गिर पड़ा। उसके पीछे पत्थर पर खुदे हुए शब्द दिखाई दिए, देवगढ़ में आपका स्वागत है। बस के अंदर सन्नाटा छा गया। ड्राइवर धीरे धीरे अपनी सीट पर आया। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसने इंजन स्टार्ट करते हुए सिर्फ एक बात कही, अब जो होगा वह भगवान ही जानता है। बस फिर आगे बढ़ी। करीब 10 मिनट बाद घने पेड़ों के बीच से पहाड़ी की चोटी पर आर्यन ने पहली बार उसे देखा। एक विशाल काली टूटी हुई हवेली, जिसकी सबसे ऊंची मीनार पर बारिश के बीच एक लाल रंग की लालटेन जल रही थी। और सबसे अजीब बात, हवेली की सबसे ऊपर वाली खिड़की में कोई खड़ा था। वह दूर से ही सीधे आर्यन की तरफ देख रहा था। आर्यन ने आंखें मलकर दोबारा देखा। इस बार वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, वारिस अब घर पहुंच चुका है। बस धीरे धीरे देवगढ़ गांव में प्रवेश कर गई। लेकिन जैसे ही बस रुकी, पूरा गांव आर्यन को देखने लगा। कोई मुस्कुरा नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। बस हर चेहरा उसे देख रहा था। जैसे वे उसका सदियों से इंतजार कर रहे हों। बस धीरे धीरे देवगढ़ के पुराने बस अड्डे पर रुक गई। इंजन बंद हुआ और पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन यह बारिश बाकी जगहों जैसी नहीं थी। इसकी हर बूंद जमीन पर गिरते ही ऐसा एहसास देती थी जैसे किसी ने बहुत धीरे से कोई नाम पुकारा हो। बस का दरवाजा खुला। बाकी यात्री जल्दी जल्दी उतरकर बिना पीछे देखे
अपने अपने रास्ते चले गए। कुछ ही मिनटों में पूरा बस अड्डा खाली हो गया। आर्यन अकेला खड़ा रह गया। उसी समय एक 10-12 साल का लड़का उसके सामने आया। उसके हाथ में पुरानी लालटेन थी। उसने धीरे से पूछा, क्या आप आर्यन बाबू हैं? आर्यन चौंक गया। लेकिन तुम्हें कैसे पता मेरा नाम? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिया और बोला, दादी जानकी आपका इंतजार कर रही हैं। कौन दादी जानकी? पूरा गांव उन्हें दादी कहता है। उन्होंने कहा था, जब शहर से एक आदमी आएगा जिसके पास पुरानी काली डायरी होगी, उसे सीधे मेरे पास ले आना। आर्यन के हाथ अपने बैग पर चले गए। डायरी? इस गांव में हर कोई उसके बारे में कैसे जानता था? उसने लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया, गोपाल। फिर वह लालटेन उठाकर आगे आगे चलने लगा। बस अड्डे से गांव तक जाने वाला रास्ता कच्चा था। दोनों तरफ पुराने बरगद और पीपल के पेड़ खड़े थे। बारिश की बूंदें उनकी शाखाओं से टपक रही थीं। चलते चलते आर्यन ने देखा, लगभग हर घर का दरवाजा बंद था, लेकिन हर खिड़की के पीछे से कोई ना कोई उसे देख रहा था। जब भी वह किसी खिड़की की तरफ देखता, तुरंत पर्दा बंद हो जाता। उसने धीरे से पूछा, गोपाल, सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? गोपाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि 25 साल बाद फिर कोई आया है। आर्यन रुक गया। 25 साल पहले क्या हुआ था? गोपाल का चेहरा उतर गया। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे बाबा कहते थे, एक आदमी भी इसी रास्ते से आया था।
वह भी बारिश के मौसम में आया था और फिर वह कभी वापस नहीं गया। इतना कहकर गोपाल चुप हो गया। करीब 10 मिनट बाद वे गांव के सबसे पुराने घर के सामने पहुंचे। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का भारी दरवाजा और दरवाजे के ऊपर पीतल की घंटी। गोपाल ने धीरे से घंटी बजाई। टन। अंदर से एक बूढ़ी आवाज आई, उसे अंदर भेज दो। गोपाल ने आर्यन की तरफ देखा। दादी आपका इंतजार कर रही हैं। आर्यन धीरे धीरे अंदर गया। कमरे में बहुत कम रोशनी थी। कमरे के अंदर कम रोशनी थी। बीच में एक लकड़ी की चौकी रखी थी। उस पर लगभग 90 साल की एक वृद्धा बैठी थी। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखें आज भी तेज। उन्होंने जैसे ही आर्यन को देखा, उनके हाथ कांपने लगे। कुछ क्षण तक वे उसे बिना पलक झपकाए देखती रही। फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, वीरेंद्र? नहीं नहीं, तुम वीरेंद्र नहीं हो। लेकिन तुम बिल्कुल उसी के जैसे दिखते हो। आर्यन स्तब्ध रह गया। आप मेरे परदादा को जानती हैं? वृद्धा ने सिर हिलाया। जानती नहीं, मैंने उन्हें आखिरी बार इसी बारिश में देखा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने कांपते स्वर में पूछा, मेरे दादा के साथ क्या हुआ था? दादी जानकी ने उत्तर देने से पहले गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी बगल में रखा पुराना लकड़ी का संदूक खोला। उसमें से एक काला कपड़ा निकाला। कपड़ा हटाते ही एक पुरानी चांदी की जेब घड़ी दिखाई दी। घड़ी के पीछे खुदा हुआ नाम था, वीरेंद्र सिंह।
आर्यन की आंखें फैल गईं। यह तो हमारे परिवार की निशानी है। दादी जानकी बोली, हाँ, लेकिन यह घड़ी तुम्हारे घर नहीं, काली हवेली से मिली थी। इतना सुनते ही आर्यन बैग में रखी डायरी अपने आप हिलने लगी। धीरे धीरे उसके पन्ने खुल गए। कमरे में किसी ने हवा नहीं चलाई थी, फिर भी हर पन्ना अपने आप पलट रहा था। अचानक एक पन्ने पर आकर सब रुक गया। उस पल लाल रंग से सिर्फ एक वाक्य उभरा, सच बोलने का समय आ गया है। दादी जानकी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने डायरी को देखते ही फुसफुसाकर कहा, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अगर आज सच्चाई खुल गई तो हवेली जाग जाएगी। लेकिन देर हो चुकी थी। उसी क्षण पूरा कमरा जोर से हिलने लगा। बाहर अचानक बादल गरजे और गांव की दिशा से एक पुरानी घंटी लगातार बजने लगी। टन टन टन। गोपाल डरकर अंदर भागा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। दादी हवेली की सबसे ऊपर वाली खिड़की में फिर से रोशनी जल गई। दादी जानकी ने आंखें बंद कर लीं। उनके होठ कांप रहे थे। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, वह जाग गई है। आर्यन ने घबराकर पूछा, कौन? दादी जानकी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में वर्षों पुराना डर था। उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, बारिश। और उसी क्षण घर के बाहर किसी ने धीरे धीरे दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक।